Hello students of hello students. Today we will start your topic vector algebra. In previous lecture we define a vector quantity. Okay. तो स्टार्ट करते हैं आपका वेक्टर अलजेब्रा। देखिए वेक्टर अलजेब्रा मैंने आपको बताया था वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर आपका जनरली फर्स्ट ऑर्डर टेंसर होता है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं और साथ में ये वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि जो आपका वेक्टर होगा तो उसके पास टू थिंग्स होती है मेनली। क्या होता है? टू थिंग्स। क्या है? पहला आपका होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आपका हुआ मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज आपकी हुई डायरेक्शन। ठीक है, तो अब आप देखिए जो डायरेक्शन आप शो कर सकते हो तो उसके लिए आपको ज्योमेट्री यूज करनी होगी डायरेक्शन शो करने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, किस डायरेक्शन में आपकी क्वांटिटी डायरेक्टेड है, तो उसके लिए आपको ज्योमेट्रिकल फिगर शो करनी होगी। तो यहाँ पर हम ज्योमेट्रिकली एरो से शो कर सकते हैं। ठीक है नहीं, तो अब हम कुछ ऐसी ट्रिक यूज करेंगे, ऐसा कुछ कंसेप्ट यूज करेंगे जिससे कि उस कंसेप्ट में आपका मैग्नीट्यूड भी इंडिकेट हो और डायरेक्शन भी। तो देखिए यहाँ पर आपके दो प्रकार के ये कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, वेक्टर। तो किसी वेक्टर को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके भी आपके टू मेथड्स है। पहला मेथड आपका है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, सॉरी रिप्रेजेंटेशन और दूसरा इसी में आपका है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान रखिए यदि आपको किसी भी क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उस वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होने चाहिए। ठीक है, जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे, तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को फॉर्म करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें करना क्या है, देखिए तो हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन है वो शो करते हैं उसके एरो से। तो जो इसका हेड है इस एरो का वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या है, शो करेगा इसका डायरेक्शन। क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब आगे चलते हैं। अब जो इस एरो की जो लेंथ है, वो शो करेगी आपके मैग्नीट्यूड को। तो लेंथ ऑफ एरो आपकी रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इस प्रकार सिंबलिकली जो आप नोटेशन यूज करते हो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए, वो नोटेशन होगा नोटेशन फॉर वेक्टर क्वांटिटी। तो वो नोटेशन क्या होगा आपका? वो होगा आपका, जैसे आपका ये कोई वेक्टर क्वांटिटी ए बी है तो उसके ऊपर आपको शो करना होगा ए से एल, और इसका मीनिंग होगा कि जो वेक्टर क्वांटिटी ए बी है वो डायरेक्टेड है फ्रॉम ए टू बी। ओके,
तो अब आप देखिए इस रिप्रेजेंटेशन में आपके जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि मुझे फॉर्म करना है क्या, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पर मेरा मेन फोकस नहीं होगा, मेन फोकस हमारा होगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पर, क्योंकि वेक्टर्स आपके बेसिक पार्ट है अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन लेवल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्लियर है, तो यहां पर चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। देखिए वैसे तो वेक्टर्स की बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन जो टाइप्स आपको यहाँ मस्ट है वही आपको टाइप्स यहाँ पर डिफाइन की जाएगी। तो सबसे पहले हम जो वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करेंगे वो है आपके इक्वल वेक्टर्स। क्या है आपके इक्वल वेक्टर्स। कुछ मैं वेक्टर्स की डेफिनेशन आपको ऑरली बता देता हूं। जैसे यदि बात की जाए सबसे पहले लेते हैं पैरेलल वेक्टर्स। क्या लेते हैं, पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स में वेक्टर्स होंगे, देखिए एक लाइन ये है, एक अनादर लाइन आप और ले लीजिए तो में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उनके जो आपके मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, वो सेम हो। तो वे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो बट मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है और नहीं भी, वे वेक्टर्स आपके क्या कहलाते हैं, पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इक्वल वेक्टर्स में। तो इक्वल वेक्टर्स आपके सबसे पहले लेते हैं इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स आपके कौन से वेक्टर्स होंगे, तो इक्वल वेक्टर्स में आप देखिए वेक्टर्स के पास क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो आप देखिए दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब उनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो एनी टू वेक्टर्स इज सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स इफ एंड ओनली इफ क्या होगा कि यदि उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो, सेम हो। ओके, तो ये आपके दो वेक्टर्स हमने लिख दिए जो इक्वल नोटेशन में यूज किए गए हैं। तो जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके टू वेक्टर्स क्या है, इक्वल। आप देखिए थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि ये इक्वल ही हो। तो ये ए बी और ये आपका वेक्टर क्या हो गया, सी डी। तो बोथ वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। तो आप देखिए इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंप्लाइज दैट, यहाँ से क्या मिलते हैं आपका, ए बी इक्वल्स टू सी डी इन मैग्नीट्यूड एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, तो यदि कहीं पर दो प्रॉपर्टीज ये इक्वल मिलती है आपको, तो आप उन्हें सेम मिलती है तो आप उन्हें इक्वल वेक्टर्स की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखिए इस प्रॉपर्टी को आप ज्योमेट्री में भी यूज कर सकते हो, किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो करने के लिए या अनदर फिगर शो करने के लिए जिसमें आपको इक्वल और पैरेलल लाइन शो करनी हो। ठीक है, तो ज़्यादा बेसिक पर मैं जाने की कोशिश नहीं करूँगा यहाँ पर। तो दूसरा जो आपका इम्पोर्टेंट थिंग है वो यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पर, आपका नल वेक्टर। क्या यूज़ करेंगे, नल वेक्टर्स। तो नल वेक्टर्स आपका क्या होता है, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। बहुत सारी टाइप्स है इसलिए मैं ज़्यादा पर फोकस नहीं करूँगा, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो देखिए नल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, जीरो वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, आपको इसके नाम से क्लियर होगा। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। तो देखिए जनरली फिजिक्स में नल वेक्टर की कोई फिजिकल इंपॉर्टेंस नहीं होती है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं होती है, बट ये मैथमेटिकली रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब आप टू सेम वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करोगे तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, और वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड में जीरो होगा बट उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है बट मैथमेटिकली आपको डिफाइन करना होगा। तो नल वेक्टर वो वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, आपका मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड विल बी जीरो। और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो आपकी डायरेक्शन होगी वो आपकी क्या होगी, नॉट स्पेसिफाई, नॉट स्पेसिफाई, हम उसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर आपका नेक्स्ट पार्ट जो है वो जो काफी यूजफुल होगा आपके लिए मैथमेटिकल
एनालॉजी के लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी यूनिट वेक्टर। क्या आपका यूनिट वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर। तो चलिए यूनिट वेक्टर में क्या करना है आपको, नंबर 3 यूनिट वेक्टर। ओके, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा आपका, यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसके नाम से ही आपको क्लियर है, यूनिट मींस 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, कितना होगा 1, मैग्नीट्यूड कितना है 1, मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कितना होगा 1, बट डायरेक्शन इसके पास होगी, डायरेक्शन स्पेसिफाइड होगी, डायरेक्शन आपकी क्या होगी, स्पेसिफाइड होगी, निश्चित होगी। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर है, इस वेक्टर को आपको एक यूनिट वेक्टर फॉर्म करना है, उसके लिए आपको इसे इसका मैग्नीट्यूड कितना करना होगा 1। सपोज कर लीजिए जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना है 5 है, तो आपको क्या करना होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 करने के लिए 5 से डिवाइड करना होगा। और देखिए जो मैग्नीट्यूड होता है किसी वेक्टर क्वांटिटी का वो हम शो करते हैं मोड से, मोड ए बी। तो हम यदि इस वेक्टर क्वांटिटी को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो इसकी डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो आपका है यहाँ पर मॉडुलस से शो किया गया है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, और इसका मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट होने के बाद हमें कितनी क्वांटिटी मिलेगी 1। तो ये जो आपको वेक्टर मिलेगा वो क्या होगा, आपका एक यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, और जो आपका यूनिट वेक्टर होता है उसे हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे, एन कैप या और करके ए बी कैप। तो दैट इज ए बी कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय मोड वेक्टर ए बी। क्लियर है। तो अब आप यहां से देखिए, यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर है ये बहुत ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस लिए, अब आप देखिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यही वो बेसिक पार्ट है जिसकी हेल्प से हम वेक्टर्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो देखिए किस प्रकार, वेक्टर ए बी विल बी इक्वल्स टू मोड ए बी, ओके, मोड वेक्टर ए बी एंड मल्टीप्लाई बाय ए बी कैप। देखिए ए बी कैप एक वेक्टर क्वांटिटी और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम सिंपली इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे एक वेक्टर एक वेरिएबल और एक नंबर की मल्टीप्लाई हो सकती है। अब आप देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यदि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें 2 थिंग्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया, पहले आपको उसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा और फिर उसमें आपको इस डायरेक्शन में आपका वेक्टर डायरेक्टेड है उस डायरेक्शन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होगा, उसकी मल्टीप्लाई आपको उसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब चलिए अब हम ये कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम मैथमेटिकली किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि डेली लाइफ में आपको आपके पास कितनी डायरेक्शंस हो सकती हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम आपके पास डेली लाइफ में रियली में 3 डायरेक्शंस होती है। ठीक है, और जिन्हें हम स्पेसिफाई करते हैं बाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो क्लियर है आपको। अब तो डिफाइन करते हैं हम यहाँ पर एक रियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सपोज कर लीजिए आपके पास एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। क्लियर है। अब आप बोलोगे कि ये इन एक्सिस का जो हमने यूज किया 3 का, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ली गई है, और 3 से हम कैसे फॉर्म करेंगे। देखिए जो आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यदि आप एक डायरेक्शंस में मूव करते हो तो अनदर 2 डायरेक्शंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है। बट यदि आप रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हो तो उस मूवमेंट को आप इन तीनों डायरेक्शंस के मूवमेंट से आप फाइंड कर सकते हो। सपोज कर लीजिए आप मान लीजिए
देखिए रियली में तो मैं इस वाई जेड प्लेन की बात करूंगा। मान लीजिए आपको यहाँ पर जाना है, तो आप देखिए कि इस प्लेन में आपको 2 डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी ओनली, अलोंग वाई एंड अलोंग जेड। यदि आप स्पेस में हो तो फर्स्टली आपको एक्स एक्सिस के अलोंग चलना होगा, फिर वाई एक्सिस के अलोंग एंड देन जेड एक्सिस। तो कोई भी पॉइंट आप इन 3 डायरेक्शंस की हेल्प से स्पेसिफाई कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि हमें 3 ही डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो सिंबलिकली हम 3 यूनिट वेक्टर्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप एंड वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप, सॉरी आप इनकी लेंथ इक्वलाइज कर दीजिए, जे कैप, एंड जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आपका क्या है, के कैप। अब आप देखिए, मान लीजिए यहां पर आपको स्पेस में किसी पॉइंट पर मूव करना है, ठीक है, और मूव करने के लिए आपके पास ये कोई पॉइंट है, तो आपने एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग, या ये से कह दीजिए कि ए वन डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग, A2 डिस्टेंस y एक्सिस के अलोंग एंड A3 डिस्टेंस z एक्सिस के अलोंग मूव की। तो अब आप देखिए आप इस वेक्टर OP को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पेसिफाई करते हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। देखिए एक खास बात यहाँ पर और देखिए कि जो ये यूनिट वेक्टर्स हैं किसके अलोंग है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड एक्सिस जो है आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल है, इसलिए हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ओके, तो वो कौन कौन से हैं आपके, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। क्लियर है। अब आप देखिए किसी भी पॉइंट का जो वेक्टर आप रिप्रेजेंट करते हो उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑलवेज किसके रेस्पेक्ट में होगा, ओरिजिन में। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। क्लियर है ना। देखिए इसे लिख सकते हैं हम वेक्टर इस तरीके से OP। क्लियर है ना यहां तक। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए 2 थिंग्स है। सबसे पहले मैं फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन करूंगा, उसके बाद सेकंड। क्लियर है। देखिए जरा यहां पर आप देखिए A1 डिस्टेंस आपने मूव की एक्स एक्सिस के अलोंग, दैट मींस A1 आई कैप। देखिए क्या नोटेशन था हमारा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। तो हमने A1 डिस्टेंस किधर की ओर चली, एक्स एक्सिस के अलोंग, किस डायरेक्शन में, आई कैप में, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरा A2 किसके अलोंग चली, वाई एक्सिस के अलोंग, A3 किसके अलोंग चली, जेड एक्सिस के अलोंग। क्लियर है ना यहां तक। ये आपका पोजीशन वेक्टर हुआ। आप हायर क्लासेस में हो तो इसे आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, A1 A2 A3। ये यहाँ पर आपके डिफाइन होंगे पहले से कि आई जे के यहाँ पर मेंशन है। अब देखिए ये तो इस तरीके से आया। अब यहाँ पर देखिए इसके पास 2 थिंग्स होंगी ओवरऑल रिजल्टेंट। तो इसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या है, तो अलग अलग हुआ। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आप बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ OP, तो देखिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ OP क्या है बताइए। तो OP का मैग्नीट्यूड होगा OP वेक्टर मोड, और ये मोड मीन्स हुआ क्या, लेंथ। लेंथ किसकी, आप कहाँ गए, P पे ही तो गए ना, पॉइंट P पे, तो इस तरह जाएंगे ना, एरो ये लगाते हैं। तो आपको मैग्नीट्यूड मींस लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, और इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। और डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हो 2 पॉइंट्स के बीच का, अंडर रूट, बोलिए x1 - x2, दैट मींस A1 -